नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी की सियासत अब दलितों पिछड़ों के बाद ये लड़ाई अब किसानों पे आ गई है। यूपी की सियासत में हर रोड तेजी से करवट बदलते हुए अब नए नारे गढ़े जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने एक नया दांव चला है। गन्ना किसानों से 15 दिन में पेमेंट का वादा किया है और जिसमें पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का सहारा लेकर लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी मंत्री जो हैं वो किसान नेता नरेश टिकैत से मुलाकात किए हैं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि यूपी की लड़ाई अब दलित पिछड़ों के बाद किसानों पे आई है। इस रिपोर्ट को देखते हैं और फिर इसी मसले पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हाथ में अन्न के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी खुद की सियासत को धन्य करने में जुटी है। किसानों के सहारे यूपी का सियासी किला फतेह करने के लिए अखिलेश यादव लगातार चक्रव्यूह रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क भी थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। इस दौरान सभी नेताओं ने हाथ में अन्न लेकर बीजेपी को हराने का दावा किया। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। चुनावी माहौल है, लिहाजा बेरोजगार हो या फिर किसान, सभी को वादों का झुंझुना थमाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का पैसा काफी दिनों से बकाया है। गन्ना किसानों का बकाया अखिलेश सरकार के दौर से ही जारी है, जो बदस्तूर योगी सरकार में भी जारी है। लेकिन अब अखिलेश किसानों से वादा कर रहे हैं कि सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में है। जाट बेल्ट पर अखिलेश समाजवादी साइकिल की सैर करना चाहते हैं, लिहाजा लगातार जाटों के साथ साथ किसानों से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जिससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी के फूल को खिलने से रोका जा सके और पश्चिमी यूपी में साइकिल ऐसी रफ्तार पकड़े कि सीधे लखनऊ जाकर रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस बार के चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा है और पिछले 1 साल से आप देखिए किसान नाराज है। वो दिल्ली में धरने पर बैठे थे। अब इसको भुनाने में सभी विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, अन्न संकल्प लिया है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पिछले 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा गन्ना का। रिवॉल्विंग फंड अगर बनाना पड़े तो भी बनाएंगे। 300 यूनिट सिंचाई की बिजली फ्री देंगे। इसके अलावा तमाम बड़े और उन्होंने वादे किए हैं और सभी फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया है। अब बीजेपी की तरफ से भी एक देखा गया, संजीव बालियान
पहुंच गए नरेश टिकैत से मिलने के लिए। नरेश टिकैत वो नेता, कुछ दिन पहले उनका एक ट्विटर पे फोटो वायरल हो रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई गठबंधन के लोगों को समर्थन दीजिए। बाद में वो पलट गए कि नहीं भाई, मेरा किसी भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2022 की लड़ाई अब पिछड़ों दलितों के साथ साथ किसानों पे आ गई है और अखिलेश के अन्न संकल्प से किसान कितने प्रभावित होंगे, क्या उनका झुकाव अखिलेश यादव की तरफ होगा। क्योंकि यूपी में हमने देखा है कि जो गन्ना किसान है उनका जो गन्ना का भुगतान होता है वो किसी की भी सरकार रही हो लेट लतीफ़ ही मिलता है। गन्ना अगर इस सत्र में बिकता है तो 2 सत्र बाद भी पेमेंट मिलता रहता है। तो ऐसे में सरकारों का दावा है कि हम देंगे, लेकिन अब जो अन्न संकल्प लिया गया उसके मायने क्या है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शिवराज सिंह अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा भी हमारे साथ हैं। और कीर्ति जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। देखिए, अभी माना जा रहा है कि जो किसानों की नाराजगी है इसने कहीं न कहीं बीजेपी को बैकफुट पे तो ले आया है और अब आपकी भी पूरी नज़र है कि भाई दलित पिछड़ों के साथ साथ अगर किसानों को भी साथ लिया जाए तो लखनऊ की लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। जयंत चौधरी से गठबंधन और अब जो संकल्प लिए गए, ये जो संकल्प लिया गया है इस पे कितने खरे उतरेंगे, क्या गारंटी देते हैं आप? देखिए अंजनी जी, जी जितने जाति व्यवस्था लोग बनाने में राजनीतिक संकट बनाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान, हाँ, बेरोजगार, नौजवान, व्यापारी, छात्र। जब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों में कहीं जाति, धर्म, मजहब नहीं आता। उसी तरह किसानों की समस्या है जी। और हमें लगता है कि देश की आजादी के बाद पहली बार किसी नेता ने अन्नदाताओं के लिए अन्न हाथ में लेकर के संकल्प लिया। और हमें पूरा भरोसा आदरणीय अखिलेश यादव जी पे कि अगर अन्न हाथ में लेकर के संकल्प लिए हैं तो किसानों को भी भरोसा करना चाहिए कि उनके सारे वायदे जो हुए हैं वो पूरे होंगे। और कल जो अन्न संकल्प उन्होंने लिया उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी देगी समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा। और गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है उसका 15 दिन में भुगतान होगा। यदि जरूरत पड़ेगी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड का गठन होगा, उसमें धन का इंतजाम होगा और गन्ना किसानों का भुगतान समय से होता रहे। तीसरा संकल्प 300 यूनिट बिजली मुफ्त और सिंचाई की व्यवस्था भी मुफ्त होगी। और सभी किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन का इंतजाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ब्याज मुक्त लोन होगा, जिन किसानों को लोन मिलेगा उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अच्छा। बीमा और पेंशन का भी इंतजाम समाजवादी पार्टी की सरकार में लेने का संकल्प लिया है। हाँ। और जो सबसे बड़ा संकल्प है वो है कि किसानों को रौंदने वालों को हटाएंगे और हराएंगे, ये संकल्प है समाजवादी पार्टी का। और आज तक एक सबसे बड़ा मुद्दा अंजलि जी है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 2022 आते तक किसानों की आय दुगनी होगी। हाँ। लेकिन ये आप भी जानते हैं और किसान भी जानता है, न तो आय दुगनी हुई और तो महंगाई दुगनी हो। आय तो दुगनी न हुई, किसान के लिए खाद की बोरी से 5 किलो कम हो गया, किसान के खाद के बोरी का दाम बढ़ गया और जिसके लिए खाद के लिए लाइन लगा रहे हैं किसान, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हो रहा है, उनको खाद बीज भी समय से नहीं उपलब्ध हो पा रहा। ये तमाम समस्याएं हमारे संकल्प हैं। और एक बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कहा था, हाँ, कि 14 महीने के आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जी, उनको सरकार बनने पे 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता समाजवादी पार्टी की सरकार करने का काम करेगी। ठीक है। और समाजवादी पार्टी की सरकार की भी चर्चा किया हमारे नेता ने, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा देते थे, बैंकों के माध्यम से समय से किसानों की मदद नहीं हो पाती थी। अच्छा। इसलिए हमने बैंकों से वो काम वापस लेकर के सरकार स्वयं सीधे मदद करने का काम की, दुर्घटना बीमा देने का काम कर। और इस तरीके से और भी कई योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में शामिल होंगी। ठीक है, लेकिन किसानों को भरोसा करना चाहिए। हाँ, अब वही देखते हैं, किसान नेता हमारे साथ है सर। हाँ, किसान नेता हमारे साथ हैं, अब उनसे भी पूछते हैं कि कितना भरोसा है। शिवराज सिंह जी, अखिलेश यादव ने संकल्प लिया, हालांकि हमने देखा कि मंच पर किसान नेता तेजेंद्र सिंह भी थे और वो भी हाथ में अन्न लेके संकल्प ले रहे थे। तो अखिलेश यादव के संकल्प पर किसानों को कितना भरोसा है? जी धन्यवाद आपका। जी,
देश का अन्नदाता जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, हाँ, और सन 1950 के बाद से ही इनके संकल्प पत्रों पर भरोसा ही करता चला आया है। जब चुनाव आते हैं जी, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है, हर राजनीतिक पार्टी। और जब जो पार्टी सत्ता में चली जाती है, हाँ, वो घोषणा पत्र को कहीं कूड़ेदान में डाल देती है, उसको पढ़ के भी नहीं देखती कि हमने क्या चुनावी वादे किए। हमारे एक देहात में कहावत है कि सांतरे के बोल कभी पूरे नहीं होते। सांतरे मतलब जो कोई भी मृत्यु जहाँ हो जाती है और उनके यहाँ गमी में जब बैठने जाते हैं तो उस समय पे आदमी बहुत सारी बात कहता है। अगर हमारी कहीं बहन बेटी पे, किसी रिश्तेदार पे कोई आफत आ गई है, कोई बड़ी गमी हो गई है, तो हम उसे बहुत सारे ढाढ़स बजाते हैं, और जैसे जैसे देर भी हो जाती है फिर हम सारे वादे भूल जाते हैं। हाँ। इसी प्रकार सत्ताधारी जो है जी, जब ये सत्ता की कुर्सी पे आसीन होते हैं तो फिर सारे संकल्प खत्म हो जाते हैं। पिछले 5 साल माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, सिर्फ मुस्लिमवाद और यादववाद और कब्रिस्तान पे ये खड़ी रही। कई बार हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, कभी भी इन्होंने लाइन ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया। चलो अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, किसानों की याद आई, क्योंकि देश का जो किसान है इसमें 36 बिरादरी है, हाँ, और 36 की 36 बिरादरी सिर्फ किसानों की बात हुई है, किसानों पे काम किसी ने नहीं किया। हाँ। ना मोदी जी ने आय दोगुनी की और ना पिछली सरकार में जब अखिलेश सरकार थी बिजली के बिल भी इन्होंने बढ़ाए, गन्ना पेमेंट भी नहीं किया, हाँ। किसानों को फसलों का मूल्य भी नहीं मिला, समय से बिजली भी नहीं मिली, समय से नहरों में पानी भी नहीं आया। लेकिन हो सकता है इनको टक्कर लग के अकल आ गई हो। हाँ, आगे ये तो अब क्या माना जाए, आप लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी तो सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि किसानों को हल्के में नहीं लेना। हाँ जी, तो जो आपने ताकत दिखाई पिछले 1 साल में, आपको लगता है कि अब सारी राजनीतिक पार्टियां कम से कम किसानों को तो हल्के में नहीं लेंगी, उनके मुद्दों को उठाएंगी? नहीं, याद लेंगे तो आंदोलन करेंगे, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। हाँ। हम तो आंदोलनकारी हैं, कमर पर लठ खाने वाले हैं। हाँ। एक बार मुलायम सिंह जी ने भी, जब वो मुख्यमंत्री थे जी, तो किसान आंदोलन के लिए जा रहे थे तो रेल में से भर भर के हाँ, उनको जो जंगलों में छुड़वा दिया था अच्छा, किसान नेताओं को। हाँ, इतनी दूर छुड़वाया था बसों में भर भर के उनकी जेब में किराया भी नहीं था। हाँ। उन्हें ये भी पता नहीं था हम कहाँ किस जंगल में हैं। तो हमने तो सभी का तांडव देखा है, हाँ। सभी के लट खाए हैं, सभी के मुकदमे झेले हैं। हम पे भी समाजवादी कार्यकाल के आंदोलन के मुकदमे आज तक भी चल रहे हैं। और एक बार जयंत चौधरी जी का गठबंधन था अखिलेश जी से मुलायम जी से, हाँ, तो हमारे गौतम नगर में बजेड़ा कांड में, हाँ, जो बजेड़ा कांड हुआ था, रिलायंस का जो बिजली घर बन रहा था जी, वहाँ खूब माता बहनों पे, किसानों पे लाठी चली, डंडे चले, हाँ। गिरफ्तार हुए, जेल गए। तो हमने सबको झेला है, हमने तो सबको देखा है। जब सत्ता में चले जाते हैं हाँ। तो ये हम पे लठ भी बजाते हैं, पानी की फुहार भी चलाते हैं, हाँ। गोली भी चलाते हैं, और हम पे मुकदमे भी लिखते हैं। हमने सबके मुकदमे झेले हैं, सबकी। बसपा ने भी गोली चलाई, हाँ, ऐसा नहीं है बसपा ने गोली नहीं चलाई किसानों पर। सबको देखा है, सबको परखा है, पर किसी ने कहा है देर आए दुरुस्त आए। और भाई नाई नाई बार कितने के जजमान हवाई जाते हैं सामने। 10 मार्च को चुनावी घोषणा खुल जाएगा, हाँ। जो भी सरकार बनेगी हमें तो उससे आंदोलन करना है। ठीक कोई है, सरकार हो। हाँ नीरज, देखिए कम से कम एक अच्छी बात तो ये हुई है कि इस बार चुनाव में कम से कम किसान प्रमुख मुद्दा है। हालांकि इसके पहले भी सरकारी दावा करती थी कि 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे और तमाम वादे किए जा रहे थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं प्रमुखता से किसानों पर फोकस किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो अन्न संकल्प लिया, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इधर बीजेपी की तरफ से भी नरेश टिकैत से मुलाकात संजीव बालियान ने की। यानी कम से कम आंदोलन के बहाने राजनीतिक पार्टियां तो जागी, किसानों को भी लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है, संकल्प पत्र में उनका भी जिक्र हो रहा है, ये कम से कम बदलाव हुआ है। लेकिन किसान कितना भरोसा कर रहे हैं यूपी के इस अन्न संकल्प पर? देखिए, निश्चित तौर पर इस समय की अगर जो राजनीति है वो किसानों को मनाने और किसानों को अधिक से अधिक उनके साथ वादा करने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, किसान कभी राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं रहा। चाहे दलित रहा है, पिछड़ा वर्ग रहा है और तमाम तरह के लोग रहे हैं,
जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले पार्टियों को तोड़ना या अपने नेता को इधर मिलाना, इस नेता को अपनी तरफ लेना, ये हर पार्टी कर रही है इस समय लगातार। लेकिन कभी किसान वोट बैंक नहीं रहा। यही किसान की सबसे बड़ी समस्या रही। किसान मुख्य मुद्दा नहीं रहा तो किसान अपनी छोटे छोटे बिरादरियों में बढ़ जाता। जब चुनाव आता है तब किसान जो है जाट में, किसान गुर्जर में, किसान मुस्लिम में, किसान यादव में, तमाम उसमें बढ़ जाता है। किसान कभी वोट बैंक किसी पार्टी के लिए नहीं रहा। इसलिए किसानों से किया गया वादा भी सन 1950 से लेकर आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कोई भी दल रहा हो, उसने पूरा नहीं किया। लिहाजा किसानों की जो स्थिति पहले थी वो आज भी थी। वादे भले उनकी आय दुगनी करने के किए गए हो या अब तमाम तरह के संकल्प लिए जा रहे हो, किसी ने कभी किसानों को वोट बैंक नहीं बदला। अगर किसान वोट बैंक होता तो निश्चित तौर पर इसकी भी हालत बदल जाती। अब देखना यह होगा, जो तमाम राजनीतिक दल किसानों से लगातार वादा कर रहे हैं, किसान उनके वादे पर कितना भरोसा करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वही 2022 के चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। अगर किसान वोट बैंक बनता है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर यही किसान चुनाव के वक्त जातियों में बदल जाता है तो फिर कोई समस्या नहीं। किसान की स्थिति इसी तरह लगातार चलती रहेगी। लोग संकल्प, दावे और वादे करते रहेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन एक साल में अपनी ताकत दिखाई है किसानों ने और उसको कोई पार्टी हल्के में नहीं ले रही है। कीर्ति जी, किसान नेता शिवराज सिंह को भी सुना आपने, वो कह रहे भाई इतना लोगों ने संकल्प लिया पिछले 70 सालों में कि अब बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। तो ऐसे में इस भरोसे को जीतना आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। किसान नेता हैं, हाँ। उनका पूरा सम्मान है। जो बातें कहे उसको हमने बहुत गंभीरता से सुना भी जी, लेकिन जहां विश्वास वहां विश्वासघात, ये सब तमाम चीजें सामाजिक रूप से लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन आपके रिपोर्टर की एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि किसान वोट बैंक नहीं बना। हाँ। किसान अपनी ताकत नहीं दिखाए राजनीतिक दलों को। बिल्कुल। जब वोट देते वक्त भी अगर किसान, छात्र, नौजवान, बेरोजगार अगर ये भी जाति और धर्म में बट करके वोट करेगा तो अपनी ताकत का एहसास राजनीतिक दलों को नहीं करा पाएगा। पॉइंट है। हम बधाई देना चाहते हैं किसान साथियों को, जो किसान साथी 14 महीने आंदोलन की, जिसमें लगभग 750 किसानों की मौत हो गई। तमाम झंझावटों को झेलते हुए, जिनको भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चंदाजीवी, कभी परजीवी, तमाम आरोप झेलने के बाद भी हम उन किसान नेताओं को, किसान संगठनों को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके संघर्ष के परिणाम की वजह से तीनों काले कृषि कानून वापस हुए। लेकिन अंजनी जी, जहां तक हमको याद है, हो सकता है मेरी मेमोरी कुछ कमजोर हो जी, और आपके भी जानकारी में हो जी, पहली बार किसी नेता ने अन्नदाताओं के लिए अन्न संकल्प लिया, हाथ में लेकर के संकल्प लिया जी। और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी कमिटमेंट आज हम किसानों से कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से पूरा करने का काम करेंगे। किसान नेता ने कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा किया। हम थोड़ी जानकारी दे दें उनको कि डायल 100 दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। 1090 की योजना लाने का काम हम लोग कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन काम। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री उस वक्त राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी उस डायल 100 की बहुत प्रशंसा किया था। कहा था एक नो डाउट, बहुत नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी स्कीम थी। लेकिन देखिए, जो शिवराज जी कर रहे हैं ना, वो धरातल पे थोड़ा सा उसको आप सही से लागू नहीं कर पाए। स्कीम अच्छी थी। देखिए अंजनी जी, किसी टेक्नोलॉजी को हो गई तो आम किसान का पशु सुरक्षित कहाँ था उस समय पर? अंजनी जी, जब हम लोग किसी टेक्नोलॉजी को लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ वक्त लगता है। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं सकते कि दुनिया के कई देशों में हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था। और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की एक भी कॉल अगर डायल 100 में आएगा तो वो रिकॉर्ड रहेगा। कोई व्यक्ति उससे झूठ नहीं बोल सकता कि उनका फोन नहीं आया था। वो रिकॉर्डिंग का सिस्टम तक हम लोगों ने डेवलप किया था, उसके अंदर की रिकॉर्ड होंगे और वहां तक पुलिस के पास लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। डायल 100 लोगों तक जाएगी। ये हमने किया। अच्छा सर, ये देखिए, अब जो संकल्प है सर, अब जो संकल्प पे सर थोड़ा सा विस्तार से अगर हम चर्चा कर लें, आपने अपने संकल्प में कहा है कि सभी फसलों पर MSP देंगे। क्या ये संभव है? क्योंकि ये मामला काफी पेचीदा है।
ऐसा तो नहीं जब सरकार बन जाए फिर आप कहोगे भाई बड़ा पेचीदा मामला, इस पर हम विचार लेंगे, एक्सपर्ट की राय लेंगे, 5 साल निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा पेचीदा मामला होता है कि आप सभी फसलों पर एमएसपी दे दें। देखिए अंजनी जी, समाजवादी पार्टी प्रयास करती है कि किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई संकल्प लिया जाए तो उसको पूरा किया जाए। हाँ। जब हम लोगों ने ये कहा कि हम इसका फॉर्मूला सर बताना पड़ेगा शिवराज जी को ना, क्योंकि होता क्या है कि कई बार होता है क्या ना, सभी फसलों पे एमएसपी देने से क्या असर पड़ेगा आपकी अर्थव्यवस्था पे, तमाम कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसमें आपने क्या फॉर्मूला निकाला? हाँ अंजनी जी 2012 में जब हमने संकल्प लिया था कि हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, तब भी ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा हो रहा था कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बजट का इंतजाम कहां से करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर हम लोगों ने एक बार में लैपटॉप देना अलग बात है और हर साल एमएसपी देना सर वो अलग बात है। एक लैपटॉप देना ये भरोसा दिला सकता। हाँ जी शिवराज जी, आप समझना चाहिए। हाँ, एक भी संकल्प जो लिया जा रहा है शिवराज जी, आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है कि ये दावा किया गया है कि सभी फसलों पर हम एमएसपी देंगे, ये गारंटी इनकी है? क्योंकि हमने देखा कि तमाम सरकारों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो कुछ पेचीदगियों का दावा करते कि नहीं बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा, सभी फसलों पर संभव नहीं है। अब सरकार ये अखिलेश जी संकल्प ले रहे हैं कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे, तो क्या लगता है कि इस पे जो है ऐसा ना भविष्य में फिर वही टेक्निकलिटी का हवाला दिया जाए? आपको भरोसा है? उससे मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहले तो थोड़ा लाइन ऑर्डर पे कह दूं, जो पिछली सरकार रही उसमें आजम खां की भी भैंस चोरी हो गई, तो आम आदमी का पशु सुरक्षित कहाँ था? हाँ। इसी से पता चल जाता है कितने पशु चोरी हुए होंगे आम किसान के। हिंदू मुस्लिम के भी झगड़े ज्यादा हुए जो इन 5 सालों में नहीं हुए। अब मैं बताता हूँ एमएसपी की बात। माननीय अखिलेश जी की सरकार में जो हमने आवाज उठाई, तो 1 साल के लिए गेहूं की खरीद प्राइवेट आढ़तियों के द्वारा सरकारी खरीद हुई। अच्छा। जो हरियाणा और पंजाब में व्यवस्था है कि जो भी सरकारी खरीद होगी मंडी आढ़तियों के द्वारा होगी। अच्छा, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि जो सारा गल्ला खरीद सके, इसीलिए 1 साल की व्यवस्था के बाद माननीय अखिलेश जी ने वो व्यवस्था बंद कर दी। और ये एमएसपी जो मुद्दा है ये राज्य सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार का है भी नहीं। अगर राज्य सरकार अपने स्टेट में ये कानून बना दे कि जो प्राइवेट व्यापारी है या जितने भी मिल मालिक हैं जो मंडियों में आके बोली लगाते हैं, खरीदते हैं, वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करें। एमएसपी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और मिल मालिकों को खरीदना भी कोई बड़ी बात नहीं है। एमएसपी घना महंगा मूल्य नहीं है, मिल मालिक खरीद सकते हैं उस रेट पे। सरकार पे भी वजन नहीं पड़ेगा और मिल मालिकों की और प्राइवेट आढ़तियों की मजबूरी होगी कि एमएसपी से नीचे बोली ना लगे मंडियों में, और वो मिलों पर व्यापारियों पे पड़ेगी, सरकार पे मारनी पड़ेगी। और सरकारी खरीद जो हो वो सरकारी खरीद केंद्र से ना हो, आम आढ़तियों के यहाँ से सरकारी खरीद हो, जो हरियाणा और पंजाब की व्यवस्था है। इसे सरकार कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और कर भी देना चाहिए, हरियाणा पंजाब के तर्ज पे ये कर भी देना चाहिए उत्तर प्रदेश पे। लेकिन लाइन ऑर्डर की भी बड़ी व्यवस्था है। जब रात को हमारे घर में भी पशु सुरक्षित नहीं है, या हमें ये लगता है कि देश में कब हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, कब 2 भाई आपस में लड़ जाए, ये भी बड़ा मुद्दा है। अच्छा ठीक है, तो ये तो रही एमएसपी की बात। इसके बाद हम गन्ना पे चर्चा करेंगे। लेकिन नीरज देखिए, जो एमएसपी का मुद्दा रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस बार भी आप देखिए किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। हमने देखा कि एमएसपी की जब चर्चा होती है तो सरकार ये तर्क देती है कि भाई हम सभी फसलों पे एमएसपी कैसे दे सकते हैं, अगर सभी फसलों पर हम एमएसपी देने लगे तब तो हमारा बजट ही गड़बड़ा जाएगा पूरा। तो अभी अखिलेश जी ने संकल्प किया कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे, तो उनका क्या फॉर्मूला, कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं क्या फॉर्मूला रहेगा? देखिए, अभी ऐसा कोई फॉर्मूला उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वादा किया है तो लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि तमाम दल यही कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं 80 के दशक की बात, जब उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार हो रहा था, उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे और जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा थी। ये कहा गया कि इनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा क्यों है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा खतरे का काम करते हैं, यानी कि लाइट पे चलते हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है और खतरनाक काम है, इसलिए इनकी तनख्वाह ज्यादा है। लेकिन किसानों को किसी पार्टी ने इसलिए सबसे ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि थोड़े से पैसे खर्च करके दाल चावल और रोटी तमाम
चीजें पाई जा सकती हैं, लेकिन वो किसान जो सुबह 4 बजे इस ठंड में, जब हम बाहर नहीं निकलना चाहते, हमारी उंगलियां सूख जाती हैं, उस समय वो अपने खेतों में रहता है, जिस समय धूप होती है वो हम चल नहीं सकते नंगे पैर, वो खेतों में काम करता है। यानी किसानों को कभी किसी ने समझा ही नहीं, और हाँ। ऐसी कमरों में बैठकर किसानों की बात करना बहुत आसान है, हाँ। लेकिन उस अन्न को उगाने में कितनी मेहनत लगती है, उसके बाद अगर आदमी ये सोचे कि हमें किसान के लिए क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और किसान सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता है कभी अपनी फसलों के पकने का, तो कभी राजनीतिक दलों के वादे पूरा होने का। एमएसपी को लेकर हमने देखा है कि एक फॉर्मूला बना दिया, भाई इतनी लागत आई होगी, ये इसके आधार पे हो गया, लेकिन लागत जो अभी बढ़ गई है, लागत करीब 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसको एमएसपी में कैसे मैनेज करेंगे, और गन्ना किसानों को लेकर जो बड़ी बात होती है, गन्ना किसानों को अखिलेश यादव कैसे उनका भुगतान कर पाएंगे 15 दिन के अंदर। बात हो रही है किसानों की, जिस तरीके से 1 साल तक किसानों ने प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई सरकारों को, राजनीतिक दलों को, उसका नतीजा यह है कि अब कम से कम इस चुनाव में एजेंडे में किसान तो नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्य संकल्प लिया गया, और एक एक संकल्प पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एमएसपी की चर्चा हमने की। अच्छा, एमएसपी या फिर गन्ने का भुगतान की बात जो होने की 15 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार बनी तो जो गन्ने का भुगतान होगा हम दे देंगे। मुझे याद है 2012 का वो वाकया है जब कोर्ट ने अखिलेश यादव को फटकार लगाई थी कि भाई जो ब्याज का पैसा, बकाया पैसा आप दे दीजिए पिछले पिराई सत्र का। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी अखिलेश यादव को सिर्फ उस सत्र का जो पिराई का जो भुगतान करना था। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 15 दिन के अंदर सारा भुगतान कर देंगे। तो उसके पीछे क्या फॉर्मूला होगा, कैसे वो करेंगे, उसको हम समझेंगे। अच्छा, एमएसपी की बात करें कीर्ति जी, अगर हम एमएसपी की बात कर ले, चूंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूं, चूंकि ये जो सीजन है हमारे यहाँ भी जो आय के लिए गन्ना, मिर्चा और आलू की फसलों को किया जाता है। लागत का फॉर्मूला क्या है? हम देखते हैं लोग दिल्ली में एसी ऑफिस में बैठ के तय कर लेते हैं कि भाई किसानों की ये लागत हुई होगी। अब अगर मैं अपने यहाँ मिर्चे की बात करूं, लाल मिर्चा जिसका अचार बनता है उसकी खेती होती है, और मिर्ची गन्ने की खेती होती है। उसमें जब आप लगाओ, इसके बाद कम से कम 4-5 बार उसकी गुड़ाई होती है, खाद पानी, और उसमें अभी क्या बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। उसमें पौधे में कुंजा रोग क्या होता है वो पकड़ लेता है, तो उसमें दवा का छिड़काव होता है। तो जो लागत है वो बढ़ जा रही है। लागत में एक चीज और इस बार जो जोड़ दिया गया, जो मैंने गाँव में जाके देखा, पहले जो हमारे पास मजदूर भाई हमारे आते थे उनको हम जो दिहाड़ी देते थे वो तो दिहाड़ी बढ़ी गई, अब उनको नाश्ता, दोपहर का लंच और बाकी चीजों को भी प्रोवाइड करना पड़ता है, गुटखा बीड़ी सिगरेट अलग से भी। तो ये भी हमारी लागत में ही जोड़ा जाएगा। लेकिन इन सब चीजों को क्या लागत मूल्य में जोड़ा जाता है, उस हिसाब से अगर आप एमएसपी तय करें तो एमएसपी हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कीर्ति जी। तो उसको कैसे करेंगे आप? देखिए अंजनी जी, हाँ, आप ही नहीं, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं। हाँ, बिल्कुल, खेती किसानी करते हैं, हाँ, जानते हैं जी। ये अलग बात है कि हम लोग छोटे किसान हैं, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ मध्यम वर्गीय, अलग अलग वर्ग के जी जी। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं, हाँ, उस बात को हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था। हाँ, कहा था किसान को की फसल का दुगना उनको मिलने का इंतजाम करे सरकार, इसी मोदी सरकार से कहा। और कहा कि जिस तरीके का परिश्रम किसान करता है, जिस तरीके का पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, अगर उनकी मजदूरी जोड़ी जाए तो कई गुना लागत फसलों पे आएगी। हाँ, लेकिन उनको तो जो लागत नगद लग रहे हैं परिश्रम छोड़ के, हाँ, उसका भी दुगना नहीं मिल पा रहा। और आज के दौर में तो महंगाई भी बढ़ी है, डीजल के दाम बढ़े, सिंचाई महंगा हुआ, मजदूरी महंगी हुई, और निश्चित रूप से अभी किसान नेता ने कहा कि पंजाब हरियाणा में एमएसपी है। अगर एमएसपी कोई राज्य सरकार दे सकती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती? हाँ, क्यों नहीं दे सकती? किसानों के फसल का जी उचित मूल्य एमएसपी क्यों नहीं मिल सकता? नहीं, हो सकता है, वो तो वही कह रहे हैं भाई राज्य सरकार है, राज्य सरकार को हक है कि आप कर दो, हो सकता है जी। आप अंजनी जी, एक बात लगातार पूरे देश के अंदर जब किसान आंदोलन था तो किसान नेता भी कह रहे थे और विपक्षी दल के नेता भी कह रहे थे जी कि भारत की सरकार एक एमएसपी गारंटी बिल लाए। हाँ, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी हो कि इस दर से कम पे न कोई किसान बेच सकता है और न इस दर से कम पे कोई व्यापारी खरीद सकता। अच्छा, ये गारंटी बिल की मांग लगातार होती रही 14 महीने के किसान आंदोलन में भी, और लगातार विपक्षी नेता भी इस पे सवाल खड़ा कर। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज तक वो बिल भारत
आपकी सरकार नहीं ला पाई। तो मतलब वो राज्य सरकार आपकी आएगी तो आप उसको कर सकते हैं? मैं एमएसपी अगर देखिए जो भी गारंटी हम ले रहे हैं, जो भी हम संकल्प ले रहे हैं, उसके पीछे हमारा फॉर्मूला तय है। ठीक है। और जो कमिटमेंट होगा उसको 100% अच्छा, एक अब देखिए थोड़ा सा समय भी अपने पास कम है। जो अगला संकल्प आपका था वो गन्ना किसानों को लेकर। यूपी में गन्ना किसान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, और खासकर पश्चिमी यूपी। हम अपने पूर्वांचल की बात करें तो हम लोग जो गन्ना लगाते थे उसमें तो कमी आने लगी है। लेकिन अब आप बताइए कि 2012-13 में मुझे याद है अखिलेश यादव ने 10 रुपया बढ़ा के 290 रुपए प्रति कुंटल गन्ना किया था। आज 2022 में हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में 35 रुपया बढ़ा के 350 रुपया कर दिया। यानी 10 साल में लगभग 60 रुपया गन्ना का दाम बढ़ा है। और 10 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे में किसान कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे आप 15 दिन में भुगतान कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा था 2012-13 में कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई थी, तो आप एक सत्र का पिराई का जो पिछला ब्याज नहीं दे पा रहे थे, तो सारा बकाया कैसे दे देंगे? क्या फॉर्मूला आपके पास है? अंजनी जी, हाँ, यही बात तो हम कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात 2014 से कर रही है, वही तो हम बराबर कर रहे हैं। 2022 तक आय दुगनी करनी थी, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई दुगनी हुई। चलिए छोड़िए उनको। आप गन्ना का 15 दिन में भुगतान कैसे करेंगे? गन्ना बकाया तो बहुत है। ये संकल्प हमारा है, पहली कैबिनेट में भुगतान की व्यवस्था होगी। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, विश्वास कैसे करें? आपकी सरकार थी 2012-13 में, कोर्ट को फटकार लगाना पड़ा आपकी सरकार को। 13 आप आगे बढ़िए 2022 की तरफ भाई, बढ़िए। जो आपका इतिहास है वो हम देखेंगे ना भाई। हमारे नेता ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड का गठन करेंगे, उसमें पैसे का इंतजाम करेंगे, लेकिन भुगतान 15 दिन में सुनिश्चित करेंगे। नहीं, चूंकि आप ही के नेता उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अच्छा, नीरज को आवाज नहीं मिल रही है, नीरज को आवाज नहीं मिल रही है, उनसे जोड़िए, कनेक्ट करिए। तो नहीं, उस वक्त भी आप ही के नेता मुख्यमंत्री थे जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी। हमें नहीं कह रहा, हम तो कह रहे हैं कि तमाम अगर 2012 से 17 की सरकारों में अगर कमियां कुछ थी हमारे अंदर, तभी तो हमारी सरकार 2017 में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। हम उन तमाम चीजों को सुधारने का काम करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि जो संकल्प आज तक, अंजनी जी आप बताइए कि किसी नेता को हाथ में अन्न लेकर के संकल्प लेते आपने देखा? देखिए, राजनीति में तो वादों की राजनीति चलती है सर। राजनीति तो वादे पे ही चलती है सर। देखिए, नहीं, वो तो राजनीति वादों पे चलती है। और हमने देखा कि आप लोग बहुत अच्छे वादे करते, बड़े लोक लुभावने वादे करते भी हैं। मुझे भी याद है, आप लोग जब इलाहाबाद, जब हम लोग गाँव में पढ़ते थे, हुआ कि भाई आप लोग हमको वोट दो, सेल्फ सेंटर कर देंगे, नकल मार के पास हो जाओ। ठीक है, ये सब वादे आप लोग अच्छा करते हैं। लेकिन शिवराज जी, 15 दिन के अंदर जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो कर देने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं। और आपको भी याद होगा 2012-13 में जब कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई पिछले पिराई सत्र का आप ब्याज दे दो, भुगतान कर दो, वही नहीं कर पाए थे, काफी मुश्किलों पड़ गए थे। और अभी तो बहुत बकाया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी जी का दावा कर रहे हैं कि हमने भाई 1,45,000 करोड़ दे दिया, सिर्फ 15,000 करोड़ बकाया है, लेकिन अब नया सत्र चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि नई सरकार आने के बाद अखिलेश जी 15 दिन में सारा भुगतान कर देंगे? सरकार मजबूर कहाँ होती है? सरकार मजबूर वहां होती है जब मिल मालिक, जो प्राइवेट मिल मालिक हैं, ये पॉइंट चुनाव के लिए, सुन लो, चुनाव के लिए बड़ा ये फंड दे देते हैं इनको। पार्टी के लिए कोष दे देते हैं, पार्टी फंड दे देते हैं। तो सरकार इन मिल मालिकों पर दबाव, सारी मिल सरकारी थोड़ी है, सबसे ज्यादा मिल तो प्राइवेट है। और वो प्राइवेट मिल मालिक सरकार से पैसा भी ले लेते हैं किसान के नाम पर, और मिल का पैसा निकाल करके दूसरे उद्योग धंधों में लगा देते हैं। जैसे बजाज मिल मालिक है गन्ना का, उसने जो अपना गाड़ी बनानी शुरू कर दी, वो दूसरे उद्योग धंधों में किसान का पैसा निकाल करके लगा देते हैं। अब वो खुद मान रहे हैं कि पिछली बार हमारी सरकार से कमी रही, जैसे डार्क जोन नहीं हटाया, मिट्टी पे, किसानों पे, खनन पे टैक्स लगाया, पुलिस ने परेशान किया। जो इस सरकार में डार्क जोन भी हटा और मिट्टी खनन भी हटा, जो आपस में हम घरों में बराबर आप कर लेते हैं अपने खेत से। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पिछली सरकार में इनसे कमी रही, उनका भी संकल्प ये ले कि जो पिछली सरकार में हमसे कमी रही, लाइन ऑर्डर की रही, डार्क जोन नहीं हटाया, मिट्टी खनन, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, यादववाद, ये आने वाले, अरे कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दीजिए श्याम सुंदर सिंह जी। 14 महीने आंदोलन के बारे में बता दीजिए। 750 किसानों की मौत की बात कर लीजिए। एक मिनट सुन लो, सर, वो आपके संकल्प में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कर लीजिए, आय दुगनी नहीं हुई, उस पर भी बात कर लीजिए।
अरे वो प्रवक्ता होता तो उसको भी बताता, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि किसान का दुर्भाग्य यहाँ रहा कि महंगाई और फसलों के दाम का अनुपात बिगड़ता चला गया, समानुपात में नहीं रहा, विलोमानुपात में रहा। महंगाई ज्यादा अनुपात में बढ़ी और किसानों के फसलों के दाम और लागत मूल्य ज्यादा अनुपात में बढ़ा और फसलों के दाम कम अनुपात में बढ़े, इसलिए विलोम अनुपात रहा, समान अनुपात नहीं रहा। ये किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। और जिनके लिए आप कह रहे हो कि उनके लिए बात कर लो, 1 साल से हम उन पर ही बोले, हम अजय चौधरी पे पे 1 साल बोले, उनका कसर नहीं छोड़ी उन पर बोलने के लिए। लेकिन आपको भी आपकी कमी हमें गिनानी पड़ेगी। का वक्त है जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे, अब वो सारा वक्त है जो 750 किसानों इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ 1 साल तक हम खालिस्तानी पाकिस्तानी और उसी पे बोले, भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए खूब बोले, कृषि मंत्री के लिए खूब बोले, लेकिन वक्त है तब क्यों नहीं बोलते? अरे कीर्ति जी, अब कीर्ति जी अब आप बताएंगे उनको कब क्या बोलना है। 1 साल से सरकार के नाक में दम कर दिया था। अब ये बताइए, आप संकल्प आप ले रहे हैं सर। अरे कीर्ति जी यही तो देखिए, अभी आप सत्ता में नहीं है। कीर्ति जी अभी आप सत्ता में नहीं आए, अभी आप सत्ता में नहीं आए, किसानों को उनको बताने लगा आपको क्या करना है। भाई आपके संकल्प पे बात हो रही है ना, आपके संकल्प पे बात हो रही है। नहीं आलोचना की बात नहीं हो रही सर, आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो संकल्प लिया है, आपके संकल्पों पे बात हो रही है। आज की डिबेट आपके संकल्प पे हो रही है, तो संकल्पों को लेकर क्या है कि जो जिन किसानों आपके संकल्पों पे किसानों को कितना भरोसा, उनकी राय तो जानिए सर, उनकी राय तो आपको सुननी पड़ेगी ना। मैंने तो संकल्प जिसके लिए आपने संकल्प लिया है उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। को देंगे। अरे सर, अपने मियां मिट्ठू बनने से क्या फायदा? लेकिन अंजलि जी, जिनके लिए सर आपने क्या उनको सुनिए आप। लेकिन जो सरकार में है, हाँ। जिन्होंने अन्याय और अत्याचार किया, अगर उसकी बात नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? अब ये देखिए, अभी साफ शिवराज जी ने कहा कि चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं उसको जवाब देता। चूंकि आपके संकल्प पे बात हो रही थी इसलिए आपको देख रहे हैं भाई। जब चर्चा होगी तो पिछला इतिहास भी देखा जाएगा और आज का भी देखा जाएगा, इसके बाद बीच का रास्ता जो निकाला जाएगा। जी शिवराज जी, 1 साल खुल के बोले उनके ऊपर, हाँ, कोई दबाव नहीं माना। नहीं तो शिवराज जी अभी आपको भरोसा है क्या बीजेपी के ऊपर? क्योंकि अभी मैं देख रहा था संजीव बालियान पहुंचे थे नरेश टिकैत के यहाँ। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी। अच्छा। ना मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, ना मैं सपा का प्रवक्ता हूं। हाँ। लेकिन जो अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है, उनको भी उनकी कमी गिनानी पड़ेगी। हाँ। जो पिछले 5 साल में कमी रही, उनका संकल्प इन्हें लेना पड़ेगा कि जो गलती पिछले 5 साल हुई, आने वाले 5 साल में अगर हमारी सरकार आई तो ये गलती हमसे नहीं होगी। अब ये तो अभी नहीं सुन रहे। अच्छा, फोन कर गया कीर्ति जी का। तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हाँ। फोन कर गया फोन। जब इनकी सरकार आ जाएगी जब कैसे सुनेंगे भाई ये? हाँ, जो अभी नहीं सुन रहे विपक्ष में बैठ के। नहीं, अच्छा ये बताइए, हाँ शिवराज जी, ये किसान जो गन्ना किसान है, किसानों का जो गन्ना का मुद्दा है और ये गन्ना भुगतान का मुद्दा कितना बड़ा है? अभी आप लोगों को कितने सत्र का पैसा नहीं मिला, कितना मिल चुका है? इतना बड़ा मुद्दा है। इसी से समझ लो कि किसान को जब पैसा नहीं मिलता तो प्राइवेट जो कलेसर होते हैं, हाँ, उन पर मात्र 150 से 200 रुपया कुंटल में गन्ना बेचना पड़ता है। हाँ। जब मूल्य 450 450 का है और हम 200 के अंतराल में प्राइवेट कलेसर पे अपना गन्ना बेचते हैं, तो लगा लो कितनी बड़ी मजबूरी होगी हमारी। इसी से अच्छा नीरज, एक चीज मैंने भी देखा है, अभी यूपी में पिछले 4-5 सालों में एक वर्ग ये भी तैयार हो गया है। जैसे हमारी पर्ची आती थी, हमने गन्ना भेजा कांटा पे, वहां से तौलवा के इसके बाद मिल में गया, जो भी हुआ, तो भुगतान कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। ऐसे में ऐसे हमारे इलाके में, बताओ हर इलाके में ऐसे लोग 4-5 लोग एक पैरेलल उन्होंने अपना एक बना रखा था कि मान लीजिए अभी 350 रुपया रेट है, वो बोलते थे कि 300 रुपया आप हमको दो गन्ना, हम आपको हैंड टू हैंड जो है आपको कैश दे देंगे। अब चूंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो गन्ना काट के गेहूं बोना होता है, तो वो क्या करते हैं नीरज कि तुरंत जो है गन्ना उनको दे देते हैं कि भैया कौन सरकार के इंतजार करेगा, साल भर पैसा मिलेगा कि 2 साल बाद मिलेगा पता नहीं। तो सरकार की इन कमियों का फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं कि हमको औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है, खासकर गन्ना। वो तो हर फसल में होता है, बाजरा हो, मक्का हो, गेहूं हो, आलू हो, सब फसलों में ब्लैक मार्केट होती है। हाँ नीरज ये आप देखिए, ये भी बड़ी चीज है, तो ऐसे में इस पर भी सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा।
जी हाँ, देखिए ये जो सिंडिकेट है वो आज से नहीं, वो काफी समय से चल रहा है। हाँ। कि आप हमें दीजिए, हम अंदर सेटिंग करके उसको अपने हिसाब से ले देंगे। ये सिंडिकेट जो है ये पैरेलल चलता है हर जगह, चाहे वो गन्ने का मामला हो या गेहूं बाजरा या जो भी चीज हो, उसके हिसाब से सिंडिकेट आज से नहीं हमेशा से चल रहा है। लेकिन इस सिंडिकेट पे कभी कोई लगाम नहीं लग सकी, क्योंकि इसमें सबका बंदर बाट तय रहता है, सबकी हिस्सेदारी तय रहती है, लिहाजा परेशान किसान हमेशा से होता रहा है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई कि जिस तरह से किसान ने पुरानी बात याद दिलाई तो लोगों को गुस्सा आया। मैंने वही कहा कि राजनीतिक दलों के लिए किसान कभी वोट बैंक नहीं रहा। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है, लास्ट में वही चुनाव पहुंच जाता है जहां से चलता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम टिकटों का बंटवारा देख लें सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, तो उन्होंने जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया है, किसान के आधार पर नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात जान ले। और इसीलिए आज किसानों की ये हालत है। किसानों ने 1 साल से अपनी ताकत दिखाई, अब उसी ताकत के उसी कंधे पर बंदूक रखकर सभी राजनीतिक दल अपना काम करना चाहते हैं और सत्ता की ओर जाना चाहते हैं। लिहाजा हमेशा किसान की स्थिति एक बैसाखी की तरह रही। अच्छा नीरज, एक चीज हम भी देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि जब अखिलेश जी संकल्प ले रहे थे तो किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क भी वहां पहुंच गए थे, वो भी मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूं, वो भी संकल्प ले रहे थे। तो किसान नेता, हालांकि वो लोग कह रहे थे कि भाई हम पार्टियों का समर्थन नहीं करेंगे, चुनाव नहीं जाएंगे, हालांकि पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में किसान नेता समाजवादी पार्टी के मंच पर पहुंचते हुए भी अन्य संकल्प लेते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और फिर हमने देखा कि दबाव में संजीव बालियान नरेश टिकैत के घर पहुंच जाते हैं। नरेश टिकैत ने पहले बयान दिया कि भाई गठबंधन का समर्थन करो, बाद में पलट जाते रहे हमारे लिए सभी पार्टियां एक बराबर है। तो यानी मान मनोबल का दौर जो है सरकार की तरफ से भी चल रहा है और विपक्ष तो संकल्प ले ही रहा है। देखिए, तेजिंदर सिंह जो कल मंच पर मौजूद थे अखिलेश यादव के साथ, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और एक किसान नेता वो हैं, ये बात सही है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक बड़े किसान नेता हैं वहां पर लखीमपुर खीरी में। और कल उनका साथ आना और अन्य संकल्प, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है किसान के लिए, कहा जाए तो अन्न जो है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। और उसकी अगर सौगंध खाकर कोई चीज बोलता है तो उस पर लोग विश्वास भी करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में उस विश्वास पर कैसे खरा उतरा जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिसको भी सत्ता मिले 2022 की, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वादे वो करे वो जरूर पूरा करे। नहीं तो इसी तरह बार बार सरकारें अलटती और पलटती रहेंगी, उसका कोई फायदा किसान को नहीं मिलेगा। अब देखिए किसान जाग चुका है। शिवराज जी, ये हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से किसानों को मनाने में लगी हुई है। संजीव बालियान बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो पहुंचे थे नरेश टिकैत के घर पे। नरेश टिकैत का कुछ दिन पहले एक वायरल हो गया था, भाई गठबंधन को जो है समर्थन कर दो। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं है। संजीव बालियान उनको मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। यानी मान मनोबल का दौर सत्ता पक्ष की तरफ से भी चल रहा है और विपक्ष की तरफ से भी चल रहा है। ये जो सत्ता की कुर्सी की जो चिपक होती है, हाँ, क्योंकि सत्ता में सारी शोहरत और दौलत सत्ता में ही है। इसमें दौलत भी है और शोहरत भी है। इसमें धर्म ईमान कुछ नहीं होता। वही संजीव बालियान है जो कल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के लिए अनाप शनाप बोल रहे थे गाँवों में जाकर के। लेकिन क्योंकि शोहरत और दौलत ना चली जा सकते, इसलिए वो सारे धर्म ईमान, अरे आप देख नहीं रहे कितने ही नेता भाजपा के अब सपा में शामिल हो रहे हैं। वो छोड़, मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, अपने धर्म ईमान पे अगर टिका हुआ है तो घाटे की खेती करते हुए किसान और जवान, सिर्फ ये 2 देशभक्त अब यही अपने ईमान पर टिके हुए हैं। वरना राजनेता को टिकट ना मिले और टिकट भी मिल जाए, जीत जाए, तो सत्ताधारी पार्टी में समर्थन कर देता है। अच्छा, बहुत सही बात आपने कही शिवराज जी। 5 साल तक ये लोग मंत्री भी रहे, बड़े बड़े वादे करके आए थे। अब कह रहे हैं भैया हमको कुछ करने नहीं दिया गया, अब हम नई पार्टी में जाएंगे, सरकार बनाएंगे, फिर काम करेंगे। तो क्या गारंटी है कि नई पार्टी में फिर आपको काम करने दिया जाए? यही लोग थे जो किसानों को कोस रहे थे, किसानों को गाली दे रहे थे, यही लोग थे जो आज दूसरी पार्टी में चले गए। सरमाएदार को अगर अपने बिजनेस में घाटा आ जाए तो वो सरमाएदारी बदल देता है, दूसरा उद्योग कर लेता है। नौकरी पेशे वाले को अच्छी तनख्वाह मिल जाए तो नौकरी छोड़ देता है। और राजनेताओं के तो धर्म ईमान को तुम इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, सबका देख ही रहे हो, इसमें कितने वादे हैं, कितना इनका धर्म ईमान है, कितने इनके जमीर हैं। सब राजनेताओं के जमीर आज के समय पे दिखाई दे जाते हैं। यही थे जो चैनलों पे आकर के हमको जो आंदोलन की भी आतंकवादी और जो कह रहे थे और सत्ता की मलाई मार रहे थे।
आज वो किसानों की बात कर रहे हैं सभी आकर के। तो ये तो हम देखते रहते हैं, देश का किसान अनभिज्ञ है, अनपढ़ इन्होंने रखा है, क्योंकि गांवों की शिक्षा खत्म कर दी है, गांवों के स्वास्थ्य अस्पताल खत्म कर दिए हैं, सरकारी मशीनरी को दीमक लग गई है, सरकारी शिक्षा है नहीं कहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी उतनी महंगी शिक्षा दिला नहीं सकता अपने बच्चों को, इसलिए इन्होंने किसान और मजदूर को अनपढ़ रखा है, ताकि इसीलिए बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कीर्ति जी। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा हो, इस सबके लिए बहुत बड़ी बात है। किसान का एक दर्द है कि जानबूझकर ये राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि किसान अपने हक की बात ना करे, उनको दबा के रखा जाए, जैसे हम उनके नाम पे सियासत कर सकें। एक बहुत बड़ा दर्द है जो आज इस डिबेट में वो रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भावी सरकार आपकी हो या जो भी हो, तो आपसे वो उम्मीद कर सकते हैं। ये दर्द बयां कर रहे हैं, इस दर्द को निवारण करना आप लोगों की ही जिम्मेदारी है और भरोसा कायम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, जो श्यामशेर सिंह जी ने कहा कि किसान और नौजवान दोनों अपने ईमान पर हैं, तो ये सच है कि किसान और नौजवान पूरी ईमानदारी से पूरा देशभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन सवालों को भी उन्होंने खड़ा किया कि जो चंदाजीवी, परजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम शब्दों से नवाज रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि किसानों और नौजवानों के दम पर ही ये देश टिका है। बिल्कुल। और किसान और किसानी भी एक अर्थव्यवस्था है, हाँ। जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए इस देश के किसान को संपन्न होना चाहिए, उसके आय की लागत दुगनी मिलनी चाहिए, और जो भी सुविधाएं सरकार मुहैया करा सके किसानों के लिए, चाहे सिंचाई मुक्त हो, सस्ते दरों पे खाद बीज उपलब्ध कराए, वो कम है। क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद भी जो गड़बड़ हुई, उसको इस देश के किसानों ने संभाला। पॉइंट है जी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो देश को स्टैंड करने में पूरी तरीके से मदद करती है, वो है किसान। इसलिए किसानों की जितनी मदद हो पाए, जितना सहयोग कर पाए सरकार, वो करना चाहिए, और वही संकल्प समाजवादी पार्टी ने लिया। और हमारे घोषणा पत्र में अभी वो तमाम चीजें आनी बाकी है जो किसान और किसानी से जुड़ी हुई, उन तमाम संकल्पों के साथ हम अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। और जो आपके संवाददाता कर रहे हैं नीरज जी, मैं उसी बात को एक बार दोहराना चाहता हूं कि अन्न का संकल्प कोई नहीं लेता नेता, लोग कागजों में संकल्प लेते हैं। पहली बार किसी नेता ने अन्न का संकल्प लिया, हाँ। और हमें पूरा भरोसा करने का संकल्प लेने के बाद वादा खिलाफी किसानों के साथ नहीं, मान रखिएगा आप उसका, और इस बात पर किसान मान रखिएगा, यही निवेदन है कीर्ति जी, मान रखिएगा, मान रखिएगा उसका, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाता है। मैंने कहा अंजलि जी कि पहली बार किसी नेता ने अन्न का संकल्प, ये स्वागत है, ये आपका स्वागत, देखिए हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन मान रखिएगा, क्योंकि हमने भी देखा गंगा जल लेके लोग कसमें खाते हैं, आपने अन्न लेके कसम खाई है, तो मान रखिएगा उसका। अन्न की कसम और जल की कसम। बिल्कुल अंजलि, मैं यही बात कर रहा हूँ, बार बार आपके डिबेट में एक बात कर रहा हूँ, हाँ, कि पहली बार अगर किसी नेता ने संकल्प लिया तो अन्न के साथ लिया किसानों के, हाँ, ठीक है। लोग कागजों में संकल्प लेते रहे, हम भी कागजों में संकल्प लेते रहे, हाँ, हाँ। हम अपने को उससे अलग नहीं करते। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पत्र जारी करते हैं। देखिए कीर्ति जी, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप सत्ता में आने के बाद परिस्थितियों और टेक्निकलिटी का बहाना नहीं ले सकते। मैं अंजलि जी, आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी किसान संगठनों को, किसान नेताओं को, हाँ, और खास करके गांव में रहने वाले किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि अन्न के साथ लिया गया संकल्प 100% पूरा किया जाएगा सरकार बनने पर। चलिए नीरज, चूंकि हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, अभी जैसा कि बात हो रही थी, किसान नेता भी बोल रहे थे और कीर्ति जी भी बोल रहे थे, कोरोना के दौर में जब पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई थी, तो किसानों ने देश को संभाला था, किसानों ने अर्थव्यवस्था को गति दी थी, और आज इतने बड़े जो हमारा ये जो एक फार्मर सेक्टर है, उसी की अनदेखी की जा रही है। आज उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन अब आप सोचिए, हमारे जीडीपी में किसानों का जो योगदान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग एक जैसे एक इंडस्ट्री होती है उस लेवल पे आज तक किसानों को कभी देखे ही नहीं।
अब लेकिन किसान जाग चुका है। क्या लगता है कि अब जो संकल्प हो या किसानों को मनाने की कोशिश हो, लेकिन किसान है कि अब अपना हक मांगेगा? नीरज जी देखिए, बिल्कुल किसानों को हमेशा से सीढ़ी की तरह से इस्तेमाल किया गया जरूर है, लेकिन सीढ़ी को पहुंचने के बाद अपने लक्ष्य पर यानी सत्ता तक पहुंचने के बाद किसानों को हमेशा से वो सीढ़ी हटा दी जाती है और यही हर बार होता रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। लिहाजा किसान की जो स्थिति है वो वही की वही है। कभी भी खेती को और किसानी को कभी इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप नहीं करने की कोशिश की गई। आज की डेट में कुछ जगहों पर किसान जरूर फूलों की खेती या इस तरह की जो कमर्शियल खेती है वो जरूर कर रहे हैं और उनकी स्थिति में सुधार भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जो किसान है वो आज भी गेहूं और चावल, आलू और गन्ने की ही खेती में जुटे हुए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से खेती जो कमर्शियल खेती है वो किस तरह से की जाए। ना उन्हें उसका ज्ञान है और ना ही उन्हें उसके बारे में पता है। लिहाजा किसानों की स्थिति जस की तस पड़ी है। जो तमाम राजनीतिक दल है जब विपक्ष में रहते हैं तो वो वादा करते हैं, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिलती है तो उनके पास और तमाम जिम्मेदारियां आ जाती है, अगले पिछड़े किसान, दलित और इस तरह की तमाम चीजें सामने आने लगती है और लिहाजा वो भूल जाते हैं और किसानों की स्थिति वही रह जाती है। चलिए नीरज, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कीर्तिनिधि पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शिवराज सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, किसान जाग चुका है। सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2022 में आय दोगुना करने की बात की गई थी। कितनी आय दोगुना हुई हर कोई जानता है। अब पहली बार एक पार्टी हाथ में अन्न लेके संकल्प कर रही कि भाई हम ये वादे कर रहे हैं, हम 15 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, सिंचाई 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे और पेंशन की व्यवस्था करेंगे। हाथ में अगर अन्न लेके आपने शपथ की है तो भरोसा जीतना होगा और उसका मान रखना होगा। और इसी के साथ आज की इस खास डिबेट में इतना ही।